वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। चैप्टर 2 के बारे में, वैसे चैप्टर 2 ये वास्तविक रूप से अगर बोला जाए आपकी बुक के हिसाब से तो नहीं होगा, ये चैप्टर 1 के अंतर्गत ही आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने अपने हिसाब से नहीं कैटेगराइज करने का प्रयास, यानी जैसे कि एक वीडियो में मेरा जितना खत्म हो जाएगा मैं उसके बाद में जब पढ़ाऊंगा तो आपको उस चैप्टर 2 बता दूंगा, ठीक है, और फिर उसके आगे चैप्टर 3 बता दूंगा। यानी कि मेरे बताने का कुछ ये मतलब होगा। जरूरी नहीं कि आपके बुक में जो चैप्टर 2 दिया है वो मैं चैप्टर 2 में पढ़ाऊं, वो मैं आपको चैप्टर 3 में पढ़ा सकता हूं, क्योंकि आपके चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। तो अगर उसको एक ही वीडियो में मैं आपको समाहित करने का प्रयास करूंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जैसे चैप्टर 1 मैंने जब समझा था दर्शन शास्त्र की परिभाषा वगैरह, मतलब शिक्षा और दर्शन, सबसे पहले हमने शिक्षा के बारे में समझा था, उसके बाद में शिक्षा मतलब कि उसके अलावा बाद में हमने दर्शन की परिभाषा के बारे में भी बता दिया था, तो उसकी प्रकृति वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझा दिया था। अब हम चर्चा करेंगे भाई किसके बारे में, शिक्षा दर्शन के स्वरूप के बारे में। यानी शिक्षा दर्शन के बारे में अब हम जानने वाले हैं। मुख्य रूप से शिक्षा दर्शन होती क्या है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, सारे पहलुओं पर इसके चर्चा करेंगे शिक्षा दर्शन के। वैसे शिक्षा की बात आपको पता होगा, शिक्षा के बारे में हमने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या समझा, थोड़ा सा इस पर गौर फरमाते अगर, तो हमने शिक्षा दर्शन की अवधारणा को समझा, शिक्षा और दर्शन की, इसके अलावा शिक्षा के अर्थ को समझा। ठीक, इसके अलावा शिक्षा का संकुचित अर्थ समझा, वास्तविक अर्थ समझा, शिक्षा की परिभाषाओं को जाना। ठीक, शिक्षा की परिभाषा के बारे में, उसके अंदर शिक्षा का व्यापक अर्थ समझा, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ समझा। इसके अलावा हमने दर्शन शास्त्र का अर्थ और परिभाषा इन दोनों को समझ लिया था। अब हमको चर्चा करनी है, ठीक है, दर्शन शास्त्र की। वैसे दर्शन शास्त्र के बारे में बता दूं, प्रकृति के बारे में इसकी, दार्शनिक प्रवृत्ति भी इसकी है, जैसे कि इसमें समीक्षा, संदेह, तटस्थता, चिंतन, इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, तो इसकी प्रकृति के अंतर्गत हम इसको समाहित कर सकते हैं। इसके अलावा दार्शनिक समस्याएं कुछ होती हैं इसकी, उनको सॉल्व किया जाता है, जैसे कि मूल्य शास्त्र हो गया, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, ये सभी भी एक प्रकार से ये विज्ञान है, दार्शनिक विज्ञान है, जो कि इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के जो दर्शन शास्त्र है ये मानवीय पक्ष ज्यादा इसमें रखता है, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी समाहित होते हैं, दार्शनिक प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक, इसके अलावा दार्शनिक विधियां भी होती हैं इसमें, कुल मिलाकर, जैसे कि विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग होता है, आगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, इन सभी विधियों का प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर के ये इसकी प्रकृति रही। और इसके अलावा इसके विषय क्षेत्र की बात की तो इसमें हम मूल्य शास्त्र, तर्क शास्त्र, ज्ञान शास्त्र और तत्व शास्त्र, ये बटलर महोदय ने 4 तरीके से दर्शन शास्त्र के बारे में बताया था, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था पहले भी। और इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि इसके अंतर्गत ज्ञान और मीमांसा, मतलब ज्ञान और ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मूल्य शास्त्र और मूल्य मीमांसा के बारे में, ठीक, तत्व ज्ञान के बारे में, इन सभी के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सब हो गया आपके दर्शन शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत। दर्शन शास्त्र में कुल मिलाकर के आप देखेंगे, जहां एक तरफ हमने संदेह के बारे में चर्चा करेंगे, संदेह क्या होता है, मतलब कि संदेह, इनके नियमों का हम संदेह करते हैं, मतलब कि उन नियमों को बनाने में के लिए सबसे पहले हम संदेहात्मक मतलब पद्धति एक होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम कोई मुद्दा मिला हमको या कोई विचार हमको देना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन विचारों को संदेहात्मक दृष्टि से देखेंगे, यानी संदेह की दृष्टि से। उसको ऐसा नहीं कि जिस कोई व्यक्ति हमको कुछ बताया और हमने हूबहू वैसे ही जान लिया, उस पर हम पहले रिसर्च करेंगे, उसके बारे में टटोलेंगे, जानेंगे कि क्या है आखिरकार वास्तविक चीजें। तो वो सब जानने के बाद में हम सारी चीजें करते हैं। तो इन सभी चीजों को हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब आपको यहाँ पर जो प्रश्न पूछा आता है, शिक्षा दर्शन का स्वरूप क्या है, शिक्षा दर्शन का अर्थ परिभाषा से, शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण से आपसे प्रश्न पूछता है, यानी उसकी विशेषताएं। इसके अलावा दर्शन और शिक्षा का जो संबंध है, इससे प्रश्न आपसे पूछता है। तो इन समस्त पहलुओं पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आज जो होगा लगभग आपका चैप्टर 2, एक प्रकार से चैप्टर 1 का पार्ट 2 भी आप बोल सकते हो, चैप्टर 1 पार्ट 2। लेकिन मैं आपको चैप्टर 2 के बारे में यहाँ पर चैप्टर 2 दिखाऊंगा, क्योंकि एक क्लास इससे पहले हुई है, उसमें हमने चैप्टर 1 लिखा, तो ये चैप्टर 2 आपका होगा, ठीक है। पार्ट वार्ट मैंने डिवाइड करूंगा, आप भ्रमित हो जाओगे। क्लास 1 वो थी, क्लास 2 ये होगी, इसी प्रकार से पढ़ते आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा, बीए, खास करके बीए थर्ड सेमेस्टर 2023-24-25 इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, चैप्टर 2 यूनिट 1 शिक्षा एवं दर्शन के बारे में इसमें हमको चर्चा करनी है, यानी कि शिक्षा दर्शन का स्वरूप हम समझ लेंगे, नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफी,
तो आइए समझते हैं इसका नेचर क्या होता है, यानी इसके स्वरूप क्या होते हैं। ठीक, इसमें देखिएगा सबसे पहली बात तो कि शिक्षा में दर्शन के प्रयोग का स्वरूप, यानी शिक्षा में दर्शन का प्रयोग, यानी आप देखिएगा शिक्षा में आप खास करके देखिएगा दर्शन के तत्वों का प्रयोग होता है, यानी दर्शन का प्रयोग शिक्षा में खूब होता है। और वही शिक्षा शास्त्र के कहीं ना कहीं पे जो है दर्शन के अंग के मतलब कि दर्शन के अंग स्वरूप, यानी कि कहीं पर आप शिक्षा में दर्शन का प्रयोग होता है, कहीं पर दर्शन का एक अंग होता है शिक्षा, तो भी समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं पे आप देखिए स्वमेव एक स्वतंत्र विषय होता है। जिस प्रकार से मैं बताऊं आपको दर्शन, देखिए शिक्षा में दर्शन का प्रयोग का मतलब ये होता है कि जब हम शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम अगर दर्शन शास्त्र के विचारों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि दर्शन जो होते हैं वो शिक्षा के द्वारा ही बनते हैं। तमाम सारे दर्शनों को अगर मिला देते हैं तो शिक्षा बनती है, यानी कि तमाम सारे जो है दर्शनों के पुंज को हम शिक्षा कह सकते हैं। तो शिक्षा जो होती है कहीं ना कहीं पे वो क्या होती है, शिक्षा में दर्शन का प्रयोग होता है। तो इसका एक स्वरूप होता है दर्शन में शिक्षा का प्रयोग, यानी शिक्षा में आप देखिएगा दर्शन के प्रयोग का जो स्वरूप है वो शिक्षा दर्शन का एक स्वरूप होता है। किस कैसा स्वरूप भाई, शिक्षा में दर्शन का प्रयोग। शिक्षा में दर्शन का प्रयोग कैसे कैसे होता है आप सभी को पता होगा। हर क्षेत्र में बिना दार्शनिक कोई व्यक्ति बने हुए वो एक शिक्षा शास्त्री नहीं बन सकता। जब तक वो दार्शनिक नहीं होगा तो शिक्षा शास्त्री नहीं होगा, शिक्षा शास्त्री नहीं होगा तो दार्शनिक नहीं बन सकता। इस प्रकार से आप देखते हैं ये लोग जो दार्शनिक विचारधारा के लोग होते हैं वो किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को बड़े आश्चर्यचकित के भाव से देखने का प्रयास करते हैं, उस पर फिर विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद में फिर उस पर जो है लेखनी करते हैं अपनी, यानी उस पर विचार व्यक्त करते हैं। और उन्हीं विचारों को माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, कई सारे विचार आते हैं और वही आपस में क्या हो जाते हैं भाई, वो शिक्षा का रूप धारण कर लेते हैं, शिक्षा बन जाते हैं। तो ये होता है शिक्षा में दर्शन के प्रयोग। ठीक, शिक्षा में दर्शन के कई सारे प्रयोग हैं, तो एक ऐसा स्वरूप जिसमें शिक्षा में हम दर्शन का प्रयोग देखते हैं। दूसरा स्वरूप जो होता है शिक्षा दर्शन का वो ये होता है भाई कि दर्शन के अंग के रूप में शिक्षा, दर्शन के अंग के रूप में, यानी जब भी आप देखते शिक्षा की अगर मैं बात करूं दर्शन के एक अंग के रूप में, क्योंकि दर्शन का एक अंग है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो दार्शनिक विचारधारा नहीं पनपेगी। आप शिक्षित नहीं होंगे तो एक आपके अंदर एक दार्शनिक विचारधारा नहीं आ सकती। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, खूब पढ़ा लिखा होता है, उसी के मन में एक फिलोसोफर बैठता है, वही एक दार्शनिक बनता है, वही एक फिलोसोफर बनता है जो कि शिक्षित व्यक्ति होता है। अशिक्षित व्यक्तियों के विचार होते हैं, मतलब कि वो दार्शनिक नहीं होते हैं, वो दर्शन नहीं कहे जाते हैं। बस वैसे तो विचार जो अनुभव के द्वारा होते हैं वो भी विचार होते हैं, वो भी दर्शन होते हैं, लेकिन जो शिक्षित वाले दर्शन होते हैं वो कुछ अलग टाइप के ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे चूंकि उसमें चिंतन होता है, उसमें मनन होता है, उसमें संदेह की प्रक्रिया होती है, उसमें कहीं ना कहीं पे जो है आश्चर्यबोध होता है, निरंतरता होती है, तटस्थता होती है, उदारता होती है, धैर्य होता है, चिंतन, समीक्षा, संदेह सब कुछ होता है। इन सभी चीजों को संजोए हुए होती है अपने आप में कहीं ना कहीं पे दर्शन। तो इसलिए दर्शन जो होता है उसका एक अंग है शिक्षा। ठीक है, यानी शिक्षा दर्शन का एक अंग है, उसके रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, दर्शन के अंग के स्वरूप में हम शिक्षा दर्शन को समझ सकते हैं। दूसरा स्वरूप ये हो गया। इसके अलावा शिक्षा दर्शन का तीसरा स्वरूप यह है कि स्वमेव एक स्वतंत्र विषय है। आपने देखा होगा कि मैंने जैसे कि बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें हमने जो है समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध बताया था, समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध और रिलेशन यानी कि और डिफरेंस दोनों को बताया था, अंतर और संबंध दोनों को बताया था। इसके अलावा हमने और भी चीजों के रिलेशंस एंड जो है एक प्रकार से डिवीजन के बारे में बताया था, यानी कि उनमें जो डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो आपने देखा होगा उसमें खास करके जिस प्रकार से शिक्षा शास्त्र या वो सॉरी जिस प्रकार समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, लेकिन वो अलग अलग एक विषय के रूप में एक प्रकार से होते हैं और मिला जुला एक कोई सब्जेक्ट वो नहीं बना पाते हैं। जबकि क्या होता है शिक्षा दर्शन की अगर मैं बात करूं, शिक्षा और दर्शन को जब हम मिला देते हैं खास करके एक स्वरूप में, तो शिक्षा दर्शन ये जो शब्द आपको यहाँ पर लिखाई पड़ रहा है शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अर्थात जिस प्रकार से शिक्षा मतलब कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र या राजनीति शास्त्र आपस में एक सब्जेक्ट मिल तो जाते, संबंध तो होता है, लेकिन वो अलग अलग अस्तित्व उनका बहुत ज्यादा है। लेकिन जब शिक्षा और दर्शन आपस में मिल जाते हैं तो अपने आप में एक सब्जेक्ट का निर्माण हो जाता है, अपने आप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे समझ आते हैं। इसीलिए इसका तीसरा स्वरूप ये होता
होता है कि स्वामेव एक स्वतंत्र विषय का स्वरूप होते हैं। क्या? स्वामेव, यानी कि शिक्षा और दर्शन को मिला लेंगे तो एक जो है नए सब्जेक्ट का, एक नए विषय का उदय होता है, जिसको हम शिक्षा दर्शन बोल सकते हैं। यानी एक ऐसा स्वरूप होता है इसका, ठीक है, किसका? शिक्षा दर्शन का। यानी शिक्षा दर्शन अपने आप में दोनों को अगर मिला ले, शिक्षा को भी और दर्शन को भी, तो एक नए विषय की उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध शिक्षा और दर्शन में पाया जाता है। यानी शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्लियर हुई बातें। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र के अंग के स्वरूप, शिक्षा शास्त्र के अंग की बात की जाए, शिक्षा शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा शास्त्र का एक अंग है क्या? शिक्षा दर्शन। चूंकि आप यहाँ पर शिक्षा दर्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं ना। आपने शिक्षा शास्त्र लिया हुआ है, आप शिक्षा शास्त्र से बीए करना चाहते हैं, लेकिन फिर हम शिक्षा दर्शन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शिक्षा शास्त्र का एक अंग है क्या? दर्शन। दर्शन जहां पर एक शिक्षा शास्त्र का एक अंग है, वही दर्शन का एक अंग है क्या? दर्शन के अंग के रूप में शिक्षा दर्शन। यानी दर्शन का भी एक अंग है शिक्षा दर्शन, और शिक्षा शास्त्र का भी एक अंग है शिक्षा दर्शन। यानी इसके कुल मिलाकर के 4 स्वरूप है। किसके? शिक्षा दर्शन के, यानी कि जो है शिक्षा दर्शन के कितने स्वरूप है भाई? एजुकेशनल साइकोलॉजी के, तो एजुकेशनल फिलोसॉफी, एजुकेशनल फिलोसॉफी के कितने रूप है भाई? एजुकेशनल फिलोसॉफी की खास करके बात की है तो 4 स्वरूप है। कौन कौन से? पहला स्वरूप है शिक्षा में दर्शन का के प्रयोग वाला स्वरूप, दूसरा स्वरूप है दर्शन के अंग वाला स्वरूप, यानी कि शिक्षा जो है वो दर्शन का अंग है, और एक तीसरा स्वरूप की शिक्षा शास्त्र का एक अंग है शिक्षा दर्शन। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ये है कि दर्शन का एक अंग है क्या? शिक्षा दर्शन। एक है कि शिक्षा शास्त्र का एक अंग है शिक्षा दर्शन, और तीसरा आपका स्वरूप यानी लगभग अगला स्वरूप है कि अपने आप में शिक्षा दर्शन एक विषय वस्तु है। तो कुल मिलाकर के ये 4 स्वरूप होते हैं। इसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं इसका नेचर क्या है शिक्षा दर्शन का, एजुकेशनल फिलोसॉफी का। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से एजुकेशन और मनोविज्ञान का संबंध होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है, उससे कहीं ज्यादा संबंध होता है एजुकेशनल जो है फिलोसॉफी का। एजुकेशनल फिलोसॉफी थोड़ा सा आप देखिएगा ज्यादा संबंध रखती है, वही एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब उतना ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी अपना एक संबंध है, उसका भी एक प्रकार से जटिलतम संबंध है, अधिकतम मतलब कि अधिकतम संबंध है, अच्छा संबंध है। लेकिन आप देखिएगा जो फिलोसॉफी होती है और शिक्षा होती है, यानी कि एजुकेशन होता है, इसका और ज्यादा गहरा नाता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी। यानी यहाँ तक आपने शिक्षा दर्शन के स्वरूप के को विस्तार से जान लिया, समझ लिया। आगे बढ़ते और भी पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा दर्शन का अर्थ और परिभाषा। शिक्षा दर्शन के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा दर्शन के अर्थ की खास करके अगर बात की जाए तो कई सारे अर्थ इसके निकलते हैं। जैसे कि आप देखिएगा शिक्षा दर्शन जो होता है, आपको खास करके बताऊं कि कनिंघम महोदय कहते हैं कि प्रथम जो होता है शिक्षा दर्शन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कनिंघम महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो है प्रथम दर्शन सभी चीजों का विज्ञान होता है, और इसीलिए शिक्षा दर्शन की या शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को सभी मुख्य पहलुओं में देखता है। दूसरे स्थान में अगर बात की जाए तो दर्शन सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों व कारणों के जरिए जानने का विज्ञान होता है, और इसीलिए भी शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में की गई एक गहनतम समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन होता है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन करने के लिए छोड़ देता है। जैसे कि अगर बात की है छात्रों की योग्यता का मापन करने की जो समस्या होती है वो खास करके शिक्षा दर्शन के तहत ही होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के शिक्षा दर्शन जो होता है ये अपने आप में क्या है? शिक्षा दर्शन जो है ये अपने आप में एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी चीज। शिक्षा दर्शन 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। शिक्षा शास्त्र 2 अर्थ समझिए। शिक्षा शास्त्र कितने शब्दों से मिलकर के बना भाई? शिक्षा शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो हो गया आपका एजुकेशन और दूसरा होता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी 2 शब्दों से मिलकर फिलोस और सॉफिया मैंने बताया था। शिक्षा का अर्थ हमने ऑलरेडी आपको बताया था एडुकेयर या एजुकेयर। ठीक, तो ये दोनों को अगर अलग अलग अर्थों को मिला दीजिएगा तो यानी शिक्षा दर्शन जो होते हैं इसका अर्थ आपको निकल आएगा। ठीक, इसकी परिभाषा अगर हम समझे तो शिक्षा दर्शन की परिभाषा को देते हुए हेंडरसन महोदय कहते हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग होता है। किसमें? शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग किया जाए तो वही होता है शिक्षा दर्शन। शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन वही है, शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग करना या प्रयोग होना ही शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक, दूसरी परिभाषा आती किसकी भाई? किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक महोदय परिभाषा देते हैं। किलपैट्रिक महोदय क्या परिभाषा देते हैं शिक्षा दर्शन की?
ये कहते हैं कि शिक्षा दर्शन विद्यालय के लोगों को उद्देश्यों की प्राप्ति तथा इससे भी उच्च उद्देश्यों की तैयारी के लिए, क्या कहते हैं कि शिक्षा दर्शन विद्यालय के लोगों को उद्देश्यों की प्राप्ति तथा इससे भी उच्च उद्देश्यों की तैयारी के लिए, ठीक है, आवश्यक शिक्षा की कार्यविधियां ज्ञात कराता है। क्या करवाता है? विद्यालय के लोगों को। शिक्षा दर्शन क्या करते हैं? विद्यालय के लोगों को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, विद्यालय के लोगों को उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी जो उनका उद्देश्य होता है उसकी उद्देश्यों की प्राप्ति करवाता है। इसके अलावा इससे भी उच्च उद्देश्य, जो भी इससे उच्च उद्देश्य होते हैं, विद्यालय के लोगों से परे उद्देश्य होते हैं, उनसे ज्यादा ऊंचे हुए उद्देश्य होते हैं, उनकी तैयारी के लिए भी क्या करता है? आवश्यक शिक्षा की कार्यविधियां ज्ञात करवाता है कि आखिरकार आवश्यक शिक्षा की क्या क्या कार्यविधियां हैं, क्या क्या कार्य का मेथड है, क्या वर्क मेथड है, उस सभी को बताने का प्रयास शिक्षा दर्शन करता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा दर्शन न केवल शिक्षा की समस्याओं को समाधान करने हेतु है, या आज के भौतिक परिवेश की मैं बात करूं या आज के समय की बात करूं, तो आज वर्तमान में शिक्षा दर्शन काफी हद तक जो है प्रासंगिक भी है और वैल्यूएबल भी है। आज आप देखिएगा बड़े बड़े विज्ञानों में शिक्षा दर्शन का प्रयोग होता है, हर एक क्षेत्र में शिक्षा दर्शन का प्रयोग, यानी दर्शन का प्रयोग देखिएगा हर एक विषय में दार्शनिक विचारधारा का प्रयोग होता है। ठीक, चाहे वो अर्थशास्त्र की बात की जाए और चाहे वो मतलब की राजनीति शास्त्र की बात की जाए या समाज शास्त्र की बात की जाए, हर शास्त्र में आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रयोग करके ही हम चीजों को ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये तो होगा शिक्षा दर्शन का अर्थ और परिभाषा, समझ में आ गई बातें। इसके अलावा अगला पॉइंट हम समझेंगे कि दार्शनिक दृष्टिकोण के लक्षण क्या क्या होते हैं और विशेषताएं क्या होती हैं। किसके? शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण जो होते हैं, क्योंकि शिक्षा के कई सारे दार्शनिक दृष्टिकोण होते हैं और खास करके कहते हैं ना कि एक सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, तो ये समाज जो है खास करके जो है दार्शनिक दृष्टिकोण क्या होता है, दार्शनिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहली बात है आपका यहाँ पर संदेह। संदेह के बारे में क्या बताया मैं? संदेह किसे कहते हैं भाई? संदेह मतलब होता है कि जब भी कोई मुद्दा हमको मिलता है, कोई विचार मिलता है, तो उन विचारों को हम हूबहू अपने अंदर नहीं ग्रहण कर लेते हैं। ये क्या है? एक लक्षण है, विशेषता है कि संदेहात्मक विशेषता होती है शिक्षा मतलब दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, कोई मुद्दा मिला हमको, कोई विचार मिला, तो उन विचारों पर या कोई टॉपिक्स है तो उस टॉपिक्स पर हम ऐसे नहीं बोल देंगे या ऐसे नहीं कुछ कर देंगे। सबसे पहले उसमें हम चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचे समझेंगे, सारी बातों को टटोलेंगे, क्या वो सही है, तथ्यात्मक जानकारी है या नहीं है, सत्य है या नहीं है। मात्र आदर्शों पर और जो पुरानी पीढ़ी मतलब की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, पूर्वाग्रह है, उन्हीं पर काम नहीं करेगा। पूर्वाग्रह मतलब समझ रहे हैं ना? पूर्वाग्रह माने होता है जैसे कोई व्यक्ति है, उसके बारे में हम पहले से ये बना ले कि हाँ भाई फलाने व्यक्ति इसी कैटेगरी का है, यानी कि वो मतलब कि फलाने व्यक्ति हंसमुख है, फलाने शत्रुता करने वाला है, या फिर फलाने जो है बहुत ज्यादा झगड़ालू आदमी है, या फलाने बहुत ऊंचा बोलता है, या फलाने ऐसा करता है। तो उसकी क्वालिटी को जाने बिना, किसी व्यक्ति की क्वालिटी के जाने बिना ही हम वो एक प्रकार से पहले से हमारे दिमाग में धारणा बनी हुई है कि ये फलाने व्यक्ति ऐसा होगा, तो ये धारणा जो बना दी जाती है पहले से, यानी उससे मतलब हम नहीं जानते कि आप कैसे हो, लेकिन आपके बारे में अगर मैं सोच लूं फर्जी यहीं से बैठे बैठे कि आप लोग ऐसे हो, आप लोग वैसे हो, तो ये मेरी पूर्वाग्रह हो जाएगी। यानी पूर्वाग्रह यानी मैं आपसे मिलने से पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, या मेरे अंदर जो भी शैली है उसके हिसाब से मैं ये पता लगा लूं कि ये फलाने व्यक्ति है जो मुझे देख रहा है या जो मुझसे पढ़ रहा है वो क्या है, उसके बारे में पहले से बिना कुछ जाने हुए बस अपने विचारों के माध्यम से मैं सामने वाले के जो है एक प्रकार से चरित्र के बारे में अगर अंदाजा लगाऊं या उसके बारे में दिमाग लगा लूं कि हाँ ये ऐसे होगा, तो वो चीज होता है आपका पूर्वाग्रह। तो ये सब बनाने से पहले हमको उसमें संदेह होता है, सबसे पहले चेक किया जाता है कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है, यानी संदेहात्मक दृष्टि से गुजरते हैं हम। हर एक पहलुओं को संदेह की दृष्टि से इसमें देखते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण यही करता है कि किसी परंपराओं कहने सुनने पर विश्वास नहीं करता है, ये उसकी खोज करता है और जब खोज का अन्वेषण करता है, अवलोकन करता है, उसके बाद में सारी चीजों को बताता है। तो इसमें ये चीज होती है। इसके अलावा इसकी समीक्षा भी की जाती है। दार्शनिक दृष्टिकोण के लक्षण यही है कि इसकी समीक्षा की जाती है। विशेषता है कि इसकी समीक्षा होती है, विचारों की समीक्षा होती है। उसके बाद में दार्शनिक दृष्टिकोण यानी शिक्षा हो चाहे दर्शन हो यानी विचार हो, उस सभी की समीक्षा होती है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ती चीजें यानी समीक्षात्मक दृष्टिकोण, ये समीक्षा होती है। इसमें समीक्षा का मतलब एक प्रकार से क्या होता है, उसका अवलोकन वगैरह किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
समीक्षा वगैरह मतलब क्या होता है? समीक्षा का मतलब होता है दर्शन के अंतर्गत सभी तथ्यों को समुचित समीक्षा के उपरांत ही हम प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर के समीक्षा हो गई। इसके अलावा बात की जाए, अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट है चिंतन। चिंतन के बारे में अगर मैं बताऊं तो चिंतन क्या होता है? दार्शनिक दृष्टिकोण में आप देखिएगा हमेशा चिंतन ही होता रहता है। तथ्यों की समीक्षा करते समय आप देखिएगा चिंतन लोग क्या करते हैं, चिंतन मनन इत्यादि करते हैं, उसके बाद में ही कोई निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अलावा आश्चर्य बोध क्या होता है कि दार्शनिक व्यक्ति जो होता है किसी घटना को या किसी चित्र को, किसी व्यक्ति को या किसी भी प्रकार की चीजों को देखता है तो उसके मन में एक आश्चर्यचकित यानी आश्चर्य उत्पन्न होता है कि आखिरकार ये वस्तु ऐसी है, यानी आश्चर्यचकित होता है। एक सामान्य व्यक्ति देखेगा किसी वस्तु को तो ऐसे मतलब कि हल्के में ले लेगा, लेकिन एक दार्शनिक व्यक्ति देखेगा तो एक प्रकार से बहुत ज्यादा क्या करेगा, वो एक प्रकार से उस पर विचार करेगा, चकित हो जाएगा और चकित होने के बाद में वो क्या करेगा, आश्चर्य हो करके फिर उसका बोध यानी कि उसके बारे में ज्ञान ग्रहण करेगा, फिर उसके बाद में उसको एक प्रकार से प्रकाशित करवाएगा, उसके बारे में रिसर्च करेगा, सारी चीजें करेगा। ये बात क्लियर कर दीजिएगा। यानी कि आश्चर्य बोध जो है आपका, ये क्या है, ये भी एक विशेषता है या लक्षण है किसका, दार्शनिक दृष्टिकोण का। इसके अलावा निरंतरता, निरंतरता का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूटी इसमें होती है, अर्थात कोई भी जो दार्शनिक दृष्टिकोण दिया जाता है या दार्शनिक दृष्टिकोण आता है किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक्स पर, किसी विचार पर, तो उसमें निरंतरता होती है, यानी बिना निरंतरता के नहीं होता। और कोई भी विचार अपने आप में अंतिम विचार नहीं, अंतिम दर्शन नहीं होता है। कोई दर्शन अपने आप में अंतिम दर्शन नहीं होता है, उसके बाद में भी दर्शन आते रहेंगे, ठीक है। उसमें संशोधन भी हो सकते हैं समय के हिसाब से, यानी कि जो दर्शन होते हैं उसमें निरंतरता पाई जाती है, कंटिन्यूटी होती रहती है, संशोधन वगैरह भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा तटस्थता, तटस्थता की बात की जाए तो तटस्थता क्या होती है भाई? तटस्थता के बारे में अगर मैं बताऊं तो तटस्थता क्या होती है, जैसे कि आप देखिएगा जो दार्शनिक दृष्टिकोण होता है इसमें तटस्थता एक लक्षण होता है इसका, और खास करके दार्शनिक अध्ययनों में किसी अंधविश्वास का, किसी पूर्वाग्रह का, किसी खास करके आप देखिएगा संवेगों को महत्व नहीं दिया जाता है। उसको तटस्थ रह करके किसी बात को, यानी कि आपका लगाव किसी, मान लेते कोई धर्म पर आप विचार दे रहे हैं और आपका लगाव उस धर्म के प्रति ज्यादा है, तो आप उसमें एक प्रकार तटस्थ होकर के अपनी बातों को रखें, यानी किसी एक पक्ष की ओर झुकाव ना हो आपका। पूर्वाग्रह यानी पहले से जो धारणा आपके मन में बनी हुई है किसी विचार के प्रति, उस भावना को, उस विचार को त्याग करके एक समन्वयवादी विचारधारा को देने का प्रयास करें, जिससे जनमानस भी सुखी हो और समाज सुखी हो। तो कुल मिलाकर के ये यानी तटस्थता होनी चाहिए जब भी आप कोई विचार या दार्शनिक दृष्टिकोण के तहत किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हो। इसके अलावा खास करके उदारता, उदारता मतलब होता है, जैसे आप देखिएगा उदार दृष्टिकोण के कारण ही क्या होता है, दर्शन शास्त्र की समस्या जो होती है उस समस्या, तमाम सारी दर्शन शास्त्र की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं पर जोड़ दिया जाता है विस्तार से, उनको एक समस्याओं पर बल दिया जाता है, और एक समस्याओं पर बल देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और खास करके यही दार्शनिक दृष्टिकोण की उदारता का परिचय हमको देती है। इसके अलावा धैर्य, धैर्य की बात अगर की जाए तो किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाती है इस दार्शनिक दृष्टिकोण में, बड़े इत्मीनान के साथ ठोस सबूत मिलने पर ही कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, और उसके बाद में खास करके जब निष्कर्ष निकल जाते हैं, वो निष्कर्ष निकालते समय क्या किया जाता है, जो है खास करके बहुत ज्यादा धैर्य धारण करनी होती है, बहुत ज्यादा एक प्रकार से ऐसा नहीं कि जो है जल्दबाजी में कोई जल्दी है और शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण आप अपना रहे हैं लेकिन उसमें फिर गड़बड़ कर दी है, यानी कि जल्दबाजी में कोई चीज गलत कर दी है, नहीं, पूरा विस्तार से इत्मीनान से खूब बैठ करके आराम से हर एक चीज के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, तो ये सब हो गई क्या भाई, ये हो गए आपके दार्शनिक दृष्टिकोण के कुछ लक्षण और विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गई बातें इतनी, ये समझ में आ गई। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, दर्शन और शिक्षा का संबंध समझना है हमको। दर्शन और शिक्षा का संबंध क्या है, आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है। देखिए, दर्शन और शिक्षा का वही संबंध है जो हेड और टेल का है। किसका किसका, हेड और टेल का, यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी एक शिक्षा जो है हेड है, तो आपका जो दर्शन है वो टेल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है, और दोनों का कहीं ना कहीं पे अन्योन्य आश्रित का संबंध है। अगर दोनों की पारस्परिक निर्भरता की मैं बात करूं, दोनों परस्पर इस प्रकार से निर्भर हैं कि एक को अगर हम नहीं रखते उसमें तो एक अधूरा माना जाएगा। अर्थात
दर्शन जो होता है उसको कहीं न कहीं पे आगे बढ़ाने का काम शिक्षा करती है, और शिक्षा की उपज जो होती है खास करके वो किससे होती है, दर्शनों के मिलने से ही होती है। यानी दर्शन, तमाम सारे दर्शन मिलकर के शिक्षा का निर्माण करते हैं, और उस शिक्षा से जो व्यक्ति शिक्षित होता है वह एक दार्शनिक बनता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित है। पहला मुद्दा है कि दर्शन शिक्षा पर निर्भर करता है। क्या दर्शन जो होता है वो शिक्षा पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये आपका है कि शिक्षा दर्शन पर निर्भर करती है। तो पहले हम समझेंगे कि दर्शन किस प्रकार शिक्षा पर निर्भर करता है। तो दर्शन को प्रचलित करने का काम करता है शिक्षा, यानी दर्शन को प्रचलित करने का साधन है क्या, शिक्षा जो होती है ये दर्शन को क्या करती है भाई, प्रचलित करने में। प्रचलित मतलब क्या होता है, दर्शन जो होता है उसको आगे बढ़ाने का काम। क्योंकि दर्शन जो होता है, अगर दर्शन एक व्यक्ति मान लेते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन शिक्षा जो होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को किसी दूसरे तक पहुंचा पाएंगे, तो क्या होगा कि हम बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, और क्या हो भाई, हम अपने ज्ञान को पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं हो, चूंकि हमारे ज्ञान को अलग पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या है, शिक्षा। ये हमारे ज्ञान को एक प्रकार से क्या करती है, हमारे ज्ञान को, हमारे विचारों को, हमारे दर्शन को क्या करती है, दूसरे तक पहुंचाती है। यानी दर्शन का प्रचार प्रसार होगा किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही होगा। शिक्षा के द्वारा ही दर्शन का प्रसार होता है, दर्शन का व्यापक स्तर पर प्रसार होता है, यानी कि शिक्षा बढ़ती है। ठीक, दर्शन को प्रचलित करने का साधन है क्या, शिक्षा। इसके अलावा शिक्षा जो होती है दर्शन के परीक्षक के रूप में कार्य करती है। परीक्षक के रूप में मतलब क्या होता है कि शिक्षा जो होती है ये दर्शन के एक परीक्षक के रूप में कार्य करती है। परीक्षक मतलब समझ रहे हैं, यानी एक परीक्षा लेती है दर्शन के जो विचार होते हैं, खास करके जो दर्शन मतलब विचार ही होता है, खास करके दर्शन का मतलब विचार होता है। कि मान लेते किसी व्यक्ति ने कोई विचार दिया, कोई दर्शन दिया, तो वो दर्शन सही है, कहाँ तक व्यवहारिक है या क्या है दर्शन में, वो जानने के लिए हमको शिक्षित होना पड़ता है। यानी शिक्षा की बहुत जरूरत होती है, अधिगम की आवश्यकता होती है किसी चीज को सीखने के लिए। तो खास करके दर्शन क्या सही है, व्यवहारिक है या नहीं है, इसको जानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए दर्शन के परीक्षक के रूप में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे समक्ष आती है। यानी शिक्षा के द्वारा दर्शन के विचारों को हम ये नहीं बता सकते कि ये व्यवहारिक है या नहीं व्यवहारिक है, ठीक, या अच्छा है या बुरा है। तो जब तक हमको शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम किसी दर्शन को मतलब कि आंक नहीं पाएंगे, उस दर्शन का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दार्शनिक दृष्टिकोण के बाद में आप देखते हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण में एक आता है कि शिक्षा का मूल्यांकन। शिक्षा का मूल्यांकन करना सबसे बड़ी समय, एक प्रकार शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, एक बात समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन एक ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से हम यह पता लगा पाते हैं कि कितने पानी में कोई व्यक्ति है। इसे कहते हैं कि मूल्य आंकना जिसको कहते हैं। तो आंक लेन कि भैया तू कितने पानी में हो, कहते हैं कि गांव वगैरह में जान गए कि तुम कितने पानी में हो। तो कितने पानी में हो क्या होता है, मूल्य का अंकन करना, मूल्य को आंकना। ठीक, तो वही काम यहाँ पर देखिएगा, शिक्षा दर्शन के परीक्षक के रूप में क्या होती है, कार्य करती है। इसके अलावा शिक्षा क्या करती है, दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। क्या है, गत्यात्मक पहलू, यानी शिक्षा के द्वारा दर्शन का क्या होता है, विकास होता है। गत्यात्मक मतलब क्या होता है, विकास होना एक प्रकार से। ठीक है, यानी शिक्षा दर्शन का क्या है, गत्यात्मक पहलू एक प्रकार से। गत्यात्मक पहलू मतलब कि शिक्षा के द्वारा दर्शन का क्या होता है, विकास होता है। यानी बिना शिक्षा के दर्शन का विकास संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक दर्शन तो आएगा लेकिन दूसरा दर्शन उसके बाद में नहीं निकलेगा, क्योंकि कितने अकेले व्यक्ति कितना दर्शन दे देगा, और भी व्यक्ति चाहिए। क्योंकि आम जनमानस तक पहुंचने के लिए आपके विचारों के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि दार्शनिक विचारों को एक दूसरे के से आदान प्रदान करता है, ये चीज हो गई। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि शिक्षा दर्शन का क्या है, शिक्षा दर्शन का भाई, शिक्षा दर्शन का जो है हस्तांतरण करती है। क्या करती है, हस्तांतरण करती है। क्या करती है, हस्तांतरण करती है। यानी शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह बताती है कि हाँ दर्शन क्या है या विचार क्या है। अगर शिक्षा ना हो तो आपके पिताजी जो चीजें जानते थे वो क्या हम मतलब कि आप जान पाते, या हमारे पिताजी जो जानते थे वो हम जान पाते। क्यों जान पाए, क्योंकि शिक्षा रही है। यानी जो भी संस्कृति उनकी रही, जो भी सभ्यता रही आपके पिताजी की, आपके दादाजी की, वो आप भी जान रहे हो ना। क्यों जान रहे हो, क्योंकि शिक्षा है। शिक्षा नहीं होती तो आप नहीं जान रहे होते। इसीलिए शिक्षा है तो क्या होता है, चाहे विचारों के एक प्रकार से बात किया, आदान प्रदान हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो दर्शन का हस्तांतरण होता है, जो विचारों का हस्तांतरण होता है, वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। इसीलिए शिक्षा दर्शन का क्या है,
हस्तांतरण करती है। इसके अलावा शिक्षा दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करती है, यानी शिक्षा के बिना जो दर्शन होता है एक विचार मात्र होते हैं। विचार जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, विचार दिखाई नहीं पड़ते हैं, विचारों को हम छू नहीं सकते हैं, विचारों को हम देख नहीं सकते, यानी कि डोंट सीन एंड डोंट टच। हम फिलोसॉफी यानी विचारों को, दर्शन को हम देख नहीं सकते हैं, जबकि शिक्षा जो होती है वो कहीं ना कहीं पे क्या करती है, वो दर्शन के पुंज को, दर्शन के समूह को शिक्षा कहते हैं, तो वो दिखाई पड़ती है। यानी कि दर्शन को अगर मूर्तता कोई प्रदान करता है तो वो शिक्षा के द्वारा ही होती है। यानी शिक्षा दर्शन को एक मूर्त रूप प्रदान करती है, एक मूर्ति, एक साकार रूप देती है। उससे पहले शिक्षा के बिना दर्शन क्या होता है, अमूर्त रहता है। यानी शिक्षा को हम आत्मा मान ले और जो है मतलब दर्शन को आत्मा मान लीजिए और शिक्षा को शरीर मान लीजिए। यानी शिक्षा रूपी शरीर क्या करता है, ये दर्शन रूपी आत्मा को जब शिक्षा रूपी शरीर मिलती है तो एक नए विषय वस्तु का निर्माण होता है, जिसको हम दर्शन मतलब कि शिक्षा दर्शन बोलते हैं। ठीक, ये पहलू हो गए इसका। इसके अलावा आप देखिएगा शिक्षा परिचायक के रूप में, क्या शिक्षा परिचायक के रूप में, किसके परिचायक के रूप में भाई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक बार लिख लीजिएगा, शिक्षा परिचायक के रूप में। किसके, शिक्षा जो होती दर्शन का परिचायक होती है, यानी कि परिचय करवाती है लोगों से। ठीक, तो ये तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा करी। क्या क्या, दर्शन को प्रचलित करने का साधन है शिक्षा, मतलब शिक्षा दर्शन के पारीक्षक के रूप में कार्य करती है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, शिक्षा दर्शन का हस्तांतरण करती है, शिक्षा दर्शन को मूर्त स्वरूप प्रदान करती है, शिक्षा परिचायक के रूप में कार्य करती है। ये तो हो गया भाई शिक्षा, मतलब दर्शन शिक्षा पर निर्भर करता है ये। इसके अलावा अब अगला पॉइंट जो आपका होगा उसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से आप देखिएगा जो दर्शन होता है वो जो शिक्षा होती है वो दर्शन पर निर्भर करती है। दर्शन पर किस प्रकार शिक्षा निर्भर करती है, यानी बिना दर्शन के शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ये बात आप समझेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट ये कि दर्शन के बिना शिक्षा पर विचार नहीं है, मतलब कि शिक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता। बिना दर्शन के शिक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दर्शन अपने आप में एक विचार है और शिक्षा पर विचार करना ये दार्शनिक दृष्टिकोण ही के तहत ही होता है। यानी शिक्षा पर विचार करने की अगर मैं बात करूं तो बिना दर्शन के उस पर विचार ही नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन के द्वारा ही विचार होता है। किसी चीज को मैंने देखा, उस पर विचार दिया, तभी तो ना शिक्षा बनी। यानी शिक्षा किससे बनती है, विचारों के पुंज से बनती है, विचारों के एकात्मक स्वरूप से बनती है। और जब विचार ही नहीं होंगे तो शिक्षा की कल्पना कैसे कर पाएंगे हम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि दर्शन के 3 मुख्य शाखाएं होती है। दर्शन की 3 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, एक होती भैया आपकी तत्व मीमांसा, दूसरी होती है ज्ञान मीमांसा और तीसरी होती है आपकी कौन सी, मूल्य मीमांसा। ठीक है, कौन सी, मूल्य मीमांसा। तो इन तीनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, कौन कौन सी चीजें हैं, दर्शन के 3 मुख्य शाखाएं हैं और उन तीनों शाखाओं से संबंध किसका है, शिक्षा का। यानी आप देखिएगा शिक्षा का विकास जो होता है या शिक्षा में जिन चीजों का महत्व होता है, तत्व मीमांसा की, ज्ञान मीमांसा की और मूल मीमांसा की। आपने देखा होगा खास करके शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा में खास करके तत्व मीमांसा जो होती है, खास करके तत्व मीमांसा क्या करती है भाई, तत्व मीमांसा जो आपकी होती है, तत्व मीमांसा क्या करती है बताइएगा। तत्व मीमांसा जो होती है व्यक्ति को महत्वपूर्ण तत्व अथवा भगवान की खोज करने पर बल देता है। इस प्रकार आप देखिएगा लक्ष्य की पूर्ति के लिए शिक्षा में धर्म को मौजूद किया गया है। इसी विचार ने धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के विकास को बल दिया है। तत्व मीमांसा के द्वारा ही आध्यात्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा का विकास हुआ है, ये बात हो गई। दूसरी बात है तत्व मतलब ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा जो होती है इसकी अगर मैं बात करूं तो ज्ञान मीमांसा की खास करके अगर बात की जाए तो ज्ञान मीमांसा जो होती है ये दर्शन की वह शाखा होती है जो कि क्या करती है, जो कि ज्ञान से संबंध रखती है और ज्ञान से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान करती है। जैसे कि शिक्षक हेतु मतलब कि जो है शिक्षक के लिए इसको समझना जरूरी होता है, किसको, ज्ञान मीमांसा को, क्योंकि अगर शिक्षक के पास ज्ञान नहीं है तो अच्छे तरीके से वो बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो शिक्षक को यह जानना जरूरी है कि ज्ञान क्या है, किस तरह का ज्ञान सार्थक होता है और किस तरह का ज्ञान उपयोगी होता है, उसको किस प्रकार से मिलना चाहिए, किस प्रकार से लोगों को बांटना चाहिए ज्ञान को, ये चीजें जानना चाहिए किसको, एक शिक्षक को। और इसीलिए खास करके ये शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या, ज्ञान का होना। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए मूल्य की मीमांसा, तो मूल्य क्या होता है भाई, आपको पता होगा मूल्य की खास करके
तो मूल मीमांसा की अगर मैं बात करूं तो उसमें शिक्षा के तीनों पक्ष जो है होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे तीन पक्ष शिक्षा के कौन से होते हैं? सौंदर्य, तर्क और मूल्य। शिक्षा के तीन पहलू होते हैं, तर्क, सौंदर्य और मूल्य। तो तर्क और सौंदर्य और मूल्य जो होते हैं खास करके इसमें बात की जाए तो मानव निर्माण और चरित्र निर्माण का उद्देश्य होता है शिक्षा। इसीलिए मूल्यवान, सौंदर्य तथा सत्य से परिपूर्ण तर्क के पाठ्यक्रम को शिक्षा में समाहित किया जाता है कि तर्क से सहित पाठ्यक्रम बने, सत्य से परिपूर्ण हो पाठ्यक्रम और सौंदर्य भी हो आपके पाठ्यक्रम में। इन तीनों चीजों का समावेश होगा तभी शिक्षा अच्छे तरीके से हो पाएगी। इसीलिए मूल्य मीमांसा बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले हमको मूल्य का अंकन कर ले कि हमको जो पढ़ना है वो सही है या गलत है या अच्छा है या बुरा है, इसको पहले आंक ले। ज्ञान होना चाहिए शिक्षक के पास, तत्व के द्वारा हमको आध्यात्मिक चीजें, भगवान क्या है उनको कैसे प्राप्त हो सकता है, उनकी कैसे मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा हमको तत्व मीमांसा से, ज्ञान मीमांसा से हमको एक अच्छा टीचर मिलता है जो कि हमको अच्छे तरीके से सारी चीजों को बता सकता है। मूल मीमांसा का मतलब होता है एक प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण करने में बहुत मदद करती है। इस प्रकार से ये तीनों तत्व जो होते हैं ये दर्शन के तत्व हैं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा जो होती है ये दर्शन के तीन अंग होते हैं, ये दर्शन की तीन शाखाएं होती हैं। और खास करके दर्शन की तीन शाखाएं जो हैं ये शिक्षा से संबंधित है, बहुत जटिल रूप में, मतलब एक प्रकार बहुत मतलब कि एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से संबंध रखती हैं। ये चीज आपकी हो गई। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका कि दर्शन जो है वो शिक्षा का पथ प्रदर्शक है। पथ प्रदर्शक मतलब क्या होता है? शिक्षा कैसे चले, शिक्षा क्या करे आगे चल करके, शिक्षा का मार्ग निर्धारित करता है। जो दर्शन होता है वो शिक्षा को ये बताता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यानी दर्शन जो होता है शिक्षा का पथ प्रदर्शक है, यानी कि रास्ता दिखाने वाला है। कौन? दर्शन। ये दर्शन के बताए हुए मार्ग पर शिक्षा चलती रहती है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगला पॉइंट है सभी दार्शनिक क्या होते हैं? शिक्षा शास्त्री होते हैं। यानी सभी दार्शनिक जो है वो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, यानी बिना दर्शन के शिक्षा शास्त्री बनना भी कठिन है। यानी दर्शन जब तक आप नहीं जानेंगे, पहले शिक्षा शास्त्री बनने के लिए आपको एक दार्शनिक बनना परम आवश्यक है। यानी जब भी आप किसी चीज को देखेंगे तो आपके मन में अगर विचार नहीं उत्पन्न होते उसके प्रति तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यानी कि सभी दार्शनिक शिक्षा शास्त्री हुए हैं अभी तक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका क्या लिखेंगे एग्जाम्स में? क्या भाई कि आधुनिक दर्शनों, आप आधुनिक दर्शनों की अगर बात करें तो शिक्षा पर प्रभाव उसका बहुत अधिक मात्रा में पड़ा है। आधुनिक दर्शनों में क्या क्या आता है? जैसे कि आधुनिक दर्शन में खास करके आप देखिएगा कई सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आधुनिक चीजों में। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा जैसे कि खास करके आधुनिक जो विषय रहे, आधुनिक दर्शन रहे हैं उन पर शिक्षा का प्रभाव देखिएगा तो मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान और यांत्रिकी के तथ्यों का 19वीं सदी से ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। और इसी से साथ आप देखिएगा मनुष्य के अस्तित्व हेतु आप देखिएगा संघर्ष, और इसके अलावा बौद्धिकवाद, तर्क, ये सभी में आप देखिएगा आस्था के सिद्धांतों को नव डार्विनवादियों द्वारा स्वीकृत दी जाने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मानववाद को बढ़ावा मिलने लगा, शिक्षा का कंप्यूटरीकरण हो गया। और अब देखिएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, विज्ञान और अध्यात्मवाद को मिलाने का प्रयास किया जा रहा है इस शिक्षा के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा शिक्षा जो है आपकी, शिक्षा क्या है? यानी सभी दार्शनिक आधुनिक दर्शन जो है वो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। आधुनिक दर्शन जो होते हैं वो शिक्षा में आप देखिएगा जहां पर विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने का प्रयास किया जाता है, वो आधुनिक दर्शन जो होते हैं ये ऐसा विचार करते हैं कि अध्यात्म जो है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, विज्ञान की व्याख्या की जा सकती है। और विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है ये दर्शन मतलब कि विज्ञान की उत्पत्ति अध्यात्म से हुई है, ये भी लोग मानने को तैयार है, कुछ विद्वान मानते हैं। तो कुल मिलाकर के आधुनिक दर्शन जो है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है भूगोल पर, अर्थशास्त्र पर, राजनीति विज्ञान पर, इन सभी पर प्रभाव पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दर्शन के माध्यम से अंतिम प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति होती है। किसके? अंतिम प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति होती है दर्शन के माध्यम से। अंतिम प्रश्न का मतलब क्या है? यहाँ पर अंतिम प्रश्न का मतलब है इस बात को लेकर के जो है बर्टेड रसल कहते हैं कि शिक्षा के अंतिम प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास ही दर्शन है। यानी द एफर्ट्स ऑफ प्रोवाइड आंसर्स टू द अल्टीमेट जो है बेसेंस ऑफ एजुकेशन इज फिलोसॉफी। रास कहते हैं कि वे सभी लोग जो सत्यता तथा साहस से उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं एवं जिनके उत्तरों में
कुछ सुसंगति तर्कबद्धता होती है, वे दार्शनिक होते हैं। वे चाहे भौतिकवादी हो, चाहे धर्मशास्त्री हो, चाहे अज्ञेयवादी हो, यानी वो किसी प्रकार के व्यक्ति हो, लेकिन वो दर्शन के माध्यम से क्या करते हैं, वो अंतिम प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति करते हैं। यानी कि दर्शन जो होता है ये अंतिम प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति करने में शिक्षा की मदद करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर कोई भी प्रश्न हो उसका सटीक उत्तर, अंतिम प्रश्न के उत्तर का मतलब होता है कि बहुत सटीक उत्तर, बहुत सही उत्तर, ठीक है, उसी को अंतिम उत्तर कहते हैं। अंतिम प्रश्नों का उत्तर मतलब कि इसके बाद में और उसका सही उत्तर हो ही नहीं सकता है। अंतिम उत्तर का मतलब ये होता है कि उससे अच्छा उत्तर हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो शिक्षा मतलब कि शिक्षा में खास करके शिक्षा के जो प्रश्न होते हैं उनके अंतिम उत्तर यानी सबसे सटीक उत्तर देने में खास करके जो दर्शन शास्त्री होते हैं या दर्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार शिक्षा दर्शन जो होता है ये पारस्परिक इनका संबंध होता है, अन्योन्य आश्रित का संबंध होता है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा दर्शन के बारे में मैंने सारी चीजों को आपको समझा दिया। एक अध्यापक के लिए दर्शन की आवश्यकता क्या होती है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो भाई आप देखिएगा अध्यापक जो होता है एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर शिक्षा पद्धति चक्कर लगाती रहती है। तो कुल मिलाकर के अध्यापक का जीवन दर्शन शिक्षा प्रणाली पर अधिक आधारित होता है। हैंडरसन कहते हैं कि एक अध्यापक को कुछ दर्शनों की जिनकी एक अध्यापक के रूप में आवश्यकता है जानकारी होनी चाहिए। यानी बिना दर्शन शास्त्र के पढ़े अगर कोई व्यक्ति टीचर बनता है तो फिर दिक्कत की बात है। यानी कि एक टीचर्स को एक दार्शनिक पद्धति से गुजरना होता है, ऐसे विचारों को जानना होता है जो कि एक शिक्षक के लिए जरूरी होते हैं। तो शिक्षक के लिए यानी अध्यापक के लिए भी शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षा दर्शन की आवश्यकता होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खास करके दर्शन को मतलब दर्शन एक अध्यापक को किसी भी व्यक्ति के जीवन, किसी व्यक्ति के कार्य, किसी व्यक्ति के आदर्श, किसी व्यक्ति की समस्याओं को समझाने में मदद करता है। दर्शन की मदद से एक अध्यापक आलोचनात्मक रूप से विचार करने के योग्य बनता है और एक टीचर को एक आलोचक भी होना चाहिए। किसी चीज की अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, इसका दोनों का समानात्मक तरीके से वर्णन करते हुए एक मध्य पर जाकर के जो आपको छोड़ता है तो वो टीचर की अच्छी पहलू होती है। कुल मिलाकर के एक टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए शिक्षा दर्शन बहुत अधिक मात्रा में उपयोगी है। आप देखिए जितने भी प्राचीन शिक्षक हुए हैं, प्राचीन गुरुकुल के शिक्षक, वो सभी अपने आप में एक दार्शनिक हुए हैं और उन लोगों ने दर्शन शास्त्र को पढ़ा भी था ऑलरेडी। यानी दर्शन उनके अंदर, यानी वो अध्यात्म की शिक्षा भी दिया करते थे, वेद पुराण की शिक्षा भी दिया करते थे, ठीक है। इसके अलावा दर्शन तथा शैक्षिक प्रशासन की अगर बात करूं, शैक्षिक प्रशासन अगर आप मतलब कि शिक्षा में प्रशासन करना, प्रिंसिपल्स वगैरह कैसे शिक्षा की व्यवस्था की जाए, पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया जाए, शिक्षा नीति कैसे बनाई जाए, तमाम प्रकार की चीजों के बारे में, कितनी शिक्षा किस प्रकार से बच्चों को कैसे देनी चाहिए, ठीक। तो उन सभी के लिए भी आपको शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। यानी शिक्षा दर्शन ना केवल पाठ्यक्रम निर्माण में बल्कि शिक्षा नीति के निर्माण में, ठीक है, एक अध्यापक को एक अध्यापक बनाने के तौर पर, एक बालक को एक जो है अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता होती है। इन तमाम चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ओके। और खास करके दर्शन और पाठ्यक्रम, दर्शन को पाठ्य मतलब कि दर्शन शास्त्र के द्वारा ही पाठ्यक्रम का निर्माण भी होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो है इसको लेकर के टी.एच. ब्रिग्स कहते हैं कि शिक्षा में मूल समस्या क्या है, पाठ्यक्रम ही है। और जब शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम होती है तो उसी पाठ्यक्रम को बनाने के लिए क्या होता है, उसी पाठ्यक्रम को बनाने के लिए उसी पाठ्यक्रम को बनाने में मदद मिलती है किसके द्वारा, शिक्षा दर्शन के द्वारा। शिक्षा दर्शन चूंकि कहता क्या है कि शिक्षा में जितनी समस्याएं होती है उसको समाधान करने हेतु शिक्षा दर्शन की पढ़ाई की जाती है। तो शिक्षा दर्शन चूंकि पाठ्यक्रम एक बहुत जटिल समस्या है, बहुत बड़ी समस्या होती है शिक्षा में, ठीक, और पाठ्यक्रम निर्माण करने में शिक्षा दर्शन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि शिक्षा दर्शन जो होता है वो जो है पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत बढ़िया भूमिका निभाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रस्क महोदय कहते हैं कि शिक्षा के दर्शन पर निर्भरता पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कहीं भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं दिखी जाती, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत अधिक मात्रा में शिक्षा दर्शन की भूमिका होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्पेंसर कहते हैं कि केवल सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक बना सकता है। यानी शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का काम एक शिक्षा मतलब कि एक अच्छा दार्शनिक ही कर सकता है, ये स्पेंसर महोदय ने कहा। इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग तमाम प्रकार की चीजों को समझ लिया। निश्चित तौर पर आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त होता है और इसके बाद में हम थोड़ा सा अगर आप लोग कहिएगा तो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के संप्रत्यय यानी दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो
अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं चर्चा कर लूंगा। एग्जाम्स में हो सकता है प्रश्न आ जाए आपसे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो चर्चा कर लूंगा कि पाश्चात्य दर्शन का विकास कैसे कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से दर्शन हैं, और खास करके जो अपने यहाँ के दर्शन हैं उन दोनों दर्शनों के बारे में एक वीडियो में मैं चर्चा कर लूंगा और फिर आपको विस्तार से बता दूंगा सारी चीजों के बारे में। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन का आपने बहुत ज्यादा उपयोग भी देखा। शिक्षा दर्शन का उपयोग कहाँ कहाँ पर है भाई, महत्व क्या क्या है। शिक्षा दर्शन का महत्व है शिक्षा शास्त्र में, शिक्षा दर्शन का महत्व है खास करके आप देखिएगा एक अध्यापक के रूप में, शिक्षा दर्शन का महत्व है एक विद्यार्थी के जीवन में, शिक्षा दर्शन का महत्व है पाठ्यक्रम के निर्माण में, शिक्षा दर्शन का महत्व है खास करके शैक्षिक प्रशासन में, शिक्षा दर्शन का महत्व है मेरे प्यारे दोस्तों शैक्षिक प्रशासन के अलावा आप देखिएगा अध्यापक विद्यार्थी सभी के बारे में बता ही दिया। तो एक प्रकार से विश्वविद्यालय मतलब कि प्रशासन हुआ, कुछ भी प्रशासन हुआ, पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ, शिक्षा नीति का निर्माण करना हुआ, तो इन सभी में शिक्षा दर्शन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुल मिलाकर के शिक्षा दर्शन हमारे दैनिक जीवन के लिए ही नहीं, विद्यार्थी जीवन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है और दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी हर व्यक्ति के लिए शिक्षा दर्शन अपने आप में एक महत्व की भावना रखता है और एक महत्व उसका आज भी प्रासंगिक है। यानी हर एक तरीके से आप देखिएगा शिक्षा दर्शन ठीक ठाक मात्रा में हमारे दैनिक जीवन के लिए भी, शैक्षिक जीवन के लिए भी, सामाजिक धार्मिक हर जीवन के लिए शिक्षा दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा दर्शन पर भी एक प्रकार से आश्रित है और दर्शन शिक्षा पर भी आश्रित है। यानी जिस प्रकार से शिक्षा दर्शन से संबंध रखती है उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा से संबंध रखता है। ठीक, ये बात किसी विद्वान ने कही भी है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिए। कुल मिलाकर के शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो शिक्षा ठीक उसी प्रकार से दर्शन से संबंध रखती है जिस प्रकार से किससे संबंध रखती है भाई, शिक्षा जिस प्रकार से दर्शन से संबंध रखती है ठीक उसी प्रकार से आप देखिएगा, ठीक उसी प्रकार से दर्शन जो होता है शिक्षा से संबंध रखता है। ठीक, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी यानी कि किसने कहा था भाई, पार्टीज महोदय ने, जीई पार्टीज महोदय ने कहा था कि इन अ वेरी डीप सेंस इट इज quite as responsible to say that philosophy is based upon education as education is based upon philosophy। यानी कि अत्यंत गंभीर अर्थों में या अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी मेरे भाई, किसने कही थी, जीई पार्टीज महोदय ने ये बात कही थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया कथन है। इसके अलावा जॉन ड्यूबी ने कहा था कि दर्शन अपने सामान्यतम रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है। क्या, यानी कि फिलोसॉफी इज द थियरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेसेस। यानी कि दर्शन जो है अपने सामान्यतम रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है। इसके अलावा फिक्टे महोदय ने कहा था कि दर्शन के बिना शिक्षा में कभी पूर्णता नहीं आ सकती है। क्या, दर्शन के बिना शिक्षा में कभी पूर्णता नहीं आ सकती है, यानी कि शिक्षा जो है वो अधूरी है बिना दर्शन के। आप मान करके चलिए दर्शन भी अधूरा है बिना शिक्षा के। यानी जिस प्रकार से शिक्षा दर्शन से संबंधित है उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा से, दोनों का पारस्परिक संबंध है, दोनों का अन्योन्य आश्रित का संबंध है। ये बात ध्यान रखिएगा। अन्योन्य आश्रित का मतलब होता है कि जो है जितना संबंध दर्शन का शिक्षा से उतना संबंध शिक्षा का दर्शन से, यानी दोनों बराबर संबंध रखते हैं। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के बारे में आज आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को जाना, समझा, परखा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। ओके, चलिए धन्यवाद। ओके, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे और भी मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। अपनी इस दिवाली पर आप लोग बहुत अच्छा दिवाली मनाइए। धन्यवाद, गुड नाइट।